जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। जिस प्रकार से देश एक निर्णायक मोड़ पर है और ऐसे वक्त पर वह अपनी सेनाओं पर भरोसा करता है और सेनाएं उस जोखिम भरे काम को, चाहे वो युद्ध हो या युद्ध जैसी परिस्थितियां हो, कठिन मौसम हो, कठिन टेरेन हो या ट्रेनिंग के विभिन्न कठिन स्तर हो, उन हालतों का हर वक्त सामना करने के लिए तैयार रहती है और इसके लिए उसे एक जटिल प्रक्रिया, ट्रेनिंग, अबलिक हालतों से गुजरना पड़ता है। इन हालतों से गुजरते समय कई बार जवान डिसेबल हो जाते हैं, यानी कि नौकरी के लिए काबिल नहीं रह जाते हैं, फिजिकली अनफिट हो जाते हैं। इन हालत में उनको पेंशन अबलिक रिटायर कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं डिसेबिलिटी पेंशन। वह सैनिकों के सेवा काल में कभी भी वह अनफिट हो सकता है। तो इसके लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक लेटर जारी किया है, एक सर्कुलर जारी किया है कि डीपीपीआई, डिफेंस पेंशन पेमेंट इंस्ट्रक्शन पारा 88.3 के अनुसार सभी डिसेबल्ड सोल्जर्स, जवान से लेकर अधिकारी तक, सबके पेंशन पर टैक्स डिडक्शन नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई टैक्स उन पर नहीं लगेगा। संबद्ध सभी बैंकों को इसकी सूचना दी, जो भी स्टेट बैंक, एचडीएफसी या कंसर्न जितने भी बैंक हैं, और वहां पर ये मेंशन किया गया है कि कुछ बैंकों द्वारा टैक्स को डिडक्ट किया गया है। यदि ऐसी शिकायत है, ऐसा होता है, तो लेटर का हवाला दिया जा सकता है। स्क्रीन पर आपको लेटर भी देखने को मिल जाएगा। तो इससे इसके अलावा अब देखते हैं कि बहुत प्रकार की पेंशन होती हैं। आज बेसिकली बात करते हैं डिसेबिलिटी पेंशन, जो एक्स सर्विस मैनों ने एक मुद्दा बना रखा है, मुद्दा बनाए भी क्यों नहीं, कि डिसेबिलिटी पेंशन 7th सीपीसी के अनुसार परसेंटेज बेसिस है, स्लैब बेसिस नहीं है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन किन किन बातों पर निर्भर करती है या उसके बेसिक फैक्टर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले डिसेबिलिटी पेंशन पेंशन सेवा अवधि और रैंक के आधार और डिसेबिलिटी के प्रकार पर निर्भर करती है। इसमें 3 चीजें मुख्य होती हैं। विकलांगता, नंबर 1 विकलांगता तत्व कहें या विकलांगता का मूल्यांकन कहें, जो मेडिकल बोर्ड, मेडिकल अफसर्स ये यकीन करता है कि कितना परसेंट जवान डिसेबल है, 100% या 50%। इसके बाद दूसरा, उसमें डिसेबिलिटी पेंशन के लिए जो गणना की जाती है वो होता है सर्विस फैक्टर, यानी कितने साल नौकरी में उनका अंतिम बेसिक कितना था जवान का, उसका 50% उसकी सर्विस पेंशन, जिस प्रकार आम गणना होती है। तब होती विकलांगता की गणना, नंबर 3। माना किसी जवान का 100% विकलांगता है, डिसेबिलिटी है, तो उसे उस बेसिक का 30% दिया जाएगा, और यदि 50% डिसेबल है तो उस बेसिक का आधा को हो, या फिर डिसेबिलिटी का उस परसेंटेज का 15% को हो। अब उदाहरण द्वारा समझते हैं। यदि एक जवान का बेसिक 50,000 है, जो 7th सीपीसी तक कभी नहीं होगा, मैं एज ए जेसीओ 30 साल में मेरा बेसिक 52,000 था। अब 5200 उसमें मिलिट्री सर्विस पे जोड़ भी दी जाए तो कितना हो जाएगा, 57,200। ठीक है, चलिए माना कि 50,000 बेसिक है। वहां पर क्या होगा कि 50,000 बेसिक पर सर्विस फैक्टर जो लगेगा वो 50% लगेगा, तो पेंशन कितनी होगी, 25,000 सर्विस पेंशन। इस पर डिसेबिलिटी कैसे लगेगी, यदि 100% डिसेबल है तो 50,000 का 30% जो कि होता है 15,000, दोनों मिलाकर के आपकी पेंशन हो जाएगी 40,000 बेसिक प्रति माह। यदि डिसेबिलिटी यानी कि 50% है, तो उसे यदि आप गणना करोगे तो 50,000 का 15% कहो या फिर उस 15,000 का आधा कहो, तो होता है 7,500। इस प्रकार तब डिसेबिलिटी लगा करके टोटल पेंशन हो जाएगी एक जवान की 32,500। ये वो फैक्टर था जिसकी बार बार एनोमलीज दी जाती है कि ये परसेंटेज बेसिस ना हो करके स्लैब बेसिस हो। अब गेम समझिए, माना किसी का बेसिक 1 लाख है,
तो उनका डिसेबिलिटी कितनी बन जाएगी? रैंक के आधार पर बेसिक तो बनेगा ही 50,000, लेकिन डिसेबिलिटी हो कितनी जाएगी? 30,000 डिसेबिलिटी हो जाएगी। जबकि बराबर डिसेबिलिटी हुई है, हो सकता है यंग ऑफिसर्स हो या जवान हो, अभी उनका एज भी बहुत अधिक है जीने के लिए। माना 30 साल की उम्र में कोई जवान डिसेबल होता है तो लगभग 50 साल यानी 80 का माना जाए, 75 माना जाए, 70 माना जाए, तो 45 से 50 साल अभी एज बची है, सिविल में नौकरी करने के काबिल भी नहीं रहेगा। तो ऐसी हालत में प्रिविलेज और जो जवान को दिया जाने वाला डिसेबिलिटी है उसका रेट परसेंटेज बेसिस ना हो करके स्लैब बेसिस हो। कहने का मतलब जिस प्रकार से यदि एक जवान डिसेबल हो गया, उसका बेसिक पे 25,000 थी, तो चलो 5,200 यानी लमसम 5,000, मिलिट्री सर्विस पे तो 30,000, 30,000 का आधा कितना हो गया? 15। अब उस पर 30% यदि 100% भी है तो कितना हुआ? 9,000। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 24,000 मात्र। जिंदगी पूरी बची हुई है। इसलिए जिस प्रकार से एक फैमिली पेंशन को प्रोटेक्ट किया जाता है कि मिनिमम वो 9,000 से कम नहीं होगी, चाहे उन जवान का बेसिक पेंशन 14,000 था और उनकी डेथ होगी तो वाइफ को पेंशन उस हिसाब से अगर आप उसका 60% निकालोगे तो वो 8,400 ही हो रहा, 9 तो हो नहीं रहा, लेकिन 9 से कम नहीं हो सकता। इसी प्रकार से एक निश्चित स्लैब बेसिस होना चाहिए कि माना कि स्लैब 50,000 के आधार पर 15,000 डिसेबिलिटी है तो उसका 1.5 गुना जेसीओज का और उसका ठीक दुगुना अधिकारी का या फिर अधिकारियों का एक निश्चित स्लैब निर्धारित किया जाए जिसका 75% जेसीओ को और 50% जवान को डिसेबिलिटी मिले, और बाकी का सर्विस पेंशन तो जिसने जितनी नौकरी की होगी, जितना उनका बेसिक होगा, जिस हिसाब का रैंक होगा, उसका आधा तो मिलता ही है। तो ये थी जानकारी। यदि आपका किसी का भी डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लग रहा हो तो इस लेटर के जरिए वो अपनी अपील कर सकते हैं, टैक्स डिडक्शन नहीं होगा। और आने वाले 8th सीपीसी में भी यही सुझाव खुद मैंने रखा हुआ है कि डिसेबिलिटी पेंशन परसेंटेज बेसिस ना होकर के स्लैब बेसिस हो, क्योंकि बेसिक जिसका मान जितना ऊंचा होगा उनको तो बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन एक जवान जिसका बेसिक हमेशा कम होता है और जिंदगी पूरी बाकी रहती है, उसे बाकी का जीवन सरवाइव कैसे करे, इस चीज को स्ट्रांगली भारत सरकार को देखना चाहिए। तो ये था आज डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में जानकारी, टैक्स डिडक्शन ना हो। और इसके अलावा 8th सीपीसी में सभी सैनिक संगठन किस प्रकार से स्ट्रांगली इस पॉइंट को गवर्नमेंट के सामने रखें, और जिस प्रकार से अपने प्रतिनिधि सीसीएस के श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक प्रतिनिधि मंडल के नाम देने की अपील की है, जो 30 अप्रैल तक दे देना चाहिए था। 20 मई तक सभी संगठन अपने सुझाव अब्लिक मेमोरेंडम भारत सरकार को दें ताकि पे कमीशन में उन सिफारिशों को शामिल करके गवर्नमेंट उनको अंतिम प्रारूप दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक्समैन संगठन, एक्स सर्विसमैन संगठनों की तरफ से किसी को बुलाए जाने वाला है, क्योंकि नेशनल लेवल पर इतनी किसकी पहुंच है, यदि है तो बहुत अच्छा, लेकिन अपने अपने स्तर पर जिस प्रकार से मैं प्रयास कर रहा हूं इसी प्रकार से सभी प्रयास करें और भारत सरकार को अपने सुझाव अब्लिक टर्म ऑफ रेफरेंस जरूर दें और बने रहें नई नई जानकारियों के लिए परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।